जी नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा अध्ययन पर। आज के सेशन में हम 11 जनवरी 2023 ऑनलाइन पेपर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने कई सेट डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां से देख करके आप कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं कि 11 जनवरी 2023 को किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये सेशन अच्छा लग जाए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न दिया गया है, 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 सही 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक 6 मीटर की रस्सी है और उसके मुझे 2 बराबर खंड करने हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 6 मीटर की रस्सी को 2 से भाग कर दूंगा, तो 3 मीटर के कितने टुकड़े होंगे, 2 मीटर के 3 टुकड़े हो जाएंगे। 2 मीटर के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अगर मुझे 6 मीटर रस्सी के 3 बराबर टुकड़े करने हैं तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी 2 मीटर के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी करना है। 168 मीटर की लंबी रस्सी थी और उसके टुकड़े करने थे 9 सही 1/3 मीटर के, इसलिए मैंने 168 मीटर की जो लंबी रस्सी थी उसको 9 सही 3 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 सही 1/3 को करेंगे 9 तो 27, 28/3 हो जाएगा। और जब ऊपर जाएगी तो ये 3/28 हो जाएगी। कैंसिल आउट करेंगे तो 7 4 7 28, ये काटेंगे 4 चौको 16, 4 दूनी 8, फिर 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 गुणे 3 यानी आ जाएगा 18। यानी कि यहाँ पर 168 मीटर लंबी रस्सी को अगर हम 9 से 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटेंगे तो हमारे पास 18 टुकड़े प्राप्त होंगे। तो विकल्प 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्टेन्ड k प्लस पी फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशन। निम्नलिखित योग से k प्लस पी प्राप्त कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आपसे सीटेट में हमेशा पूछे ही जाते हैं, और जब से ऑनलाइन सेट शुरू हुए थे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते थे। हर सेट में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर 1 लिखा हुआ है और नीचे p लिखा हुआ है, तो 1 और p को ऐड करेंगे तो 0 कब मिल सकता है। 1 और p को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0। तो p का मान अगर हम 9 रख देते हैं तो 1 और 9 जुड़ करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 10 का फिर यहाँ पर 0 मिल जाएगा, यानी p का मान कितना मिला, p का मान मिल गया 9। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है k, और k है 4 + k। अब 4 + k है तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या था, ऊपर था 3, ऊपर था यहाँ पर 3, और यहाँ पर है 7, और यहाँ पर एक बचा हुआ था, उसको जोड़ करके 11 हो गया था। 3 और 7 10, और एक जोड़ करके 11, 11 का कितना आया, 1 आया। 1 आया तो यहाँ पर एक रिमाइंडर यानी शेष बच गया, जो कि 4 में जा कर के जुड़ेगा। यानी मैं क्या करूँगा, 1 को 4 में जोड़ दूंगा। यह 1 को मैंने क्या करा, 4 में जोड़ दिया, तो 1 और 4 को मिला करके 5 हो गया। अब 5 में कितना जोड़ें कि 4 और k के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा होगा, यानी कि 4 और k को जोड़ने पर 2 मिले। तो 2 कब मिलेगा, एक हासिल से 4 1 5 हो गया, और k का मान अगर हम यहाँ पर 7 रख दें तो 7 और 5 जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें k का मान कितना मिल गया, वो 7 मिल गया। तो हम k और p का मान बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो k का मान हो गया 7 और p का मान हो गया 9, और दोनों को ऐड करने पर ये हो जाएगा 16। इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी आसान प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 4-5 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ईजी होते हैं, उसमें आपको बस केवल कैलकुलेशन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 6 डेज इज 32 डिग्री सेल्सियस। ऊपर इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है 6 दिनों का औसत तापमान हमको दिया गया है 32 डिग्री सेल्सियस। यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान
31, 31.5, 32.5, 31 और 32 था, तो छठे दिन का तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो आपको मैं पहले एवरेज का फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि एवरेज का ही ये सवाल हो गया है। तो एवरेज यानी औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, सम बटे क्या होता है, एन होता है। यानी कि मैं अगर योग को संख्या से भाग कर देता हूँ तो हमें क्या मिल जाता है, हमें औसत मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें योग निकालना है, औसत दिया हुआ है, तो योग यानी सम निकालेंगे तो कितना आएगा, कितने दिन का, 6 डेज का। 6 डेज का अगर हम सम निकालते हैं तो औसत था 32 और संख्या कितनी थी, टेम्परेचर 6 दिनों का था, तो 6 से गुणा कर दिया। तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 ये आ गया 19, यानी 192 डिग्री सेल्सियस हो गया, 6 दिन का तापमान हो गया। और यहाँ पर 5 दिनों का तापमान दिया हुआ है, तो अगर हम 5 दिनों के कुल तापमान को 6 दिनों के तापमान से अगर घटा देते हैं तो हमें छठे दिन का तापमान प्राप्त हो जाएगा। यानी हमें पाँचों का जोड़ना होगा, तो जोड़ते हैं, ये 31 है और ये है 31.5, दूसरा है 32.5, उसके बाद 31 और उसके बाद ये हो जाएगा 32। इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 जीरो आ गया, 1 2 2 4 5 7 1, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3 25 15, यानी आ गया 158 डिग्री सेल्सियस पाँचों को। प्रथम जो 5 दिए उनको जोड़ने पर। तो अब छठे दिन का तापमान कैसे निकलेगा, छठवें दिन टेम्परेचर, तो छठवें दिन का जो टेम्परेचर होगा वो कैसे निकलेगा, 192 में से पहले 5 दिनों का घटाने से मिलेगा। तो मैं पहले 5 दिनों का घटा दे रहा हूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो चौथा विकल्प है वही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते थे, और चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। भाई औसत तापमान अगर मैं 32 मान लेता हूँ तो देखिएगा दूसरा तरीका अगर हम कर लगाना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्या था, 31 था, दूसरा 31.5 है, उसके बाद 32.5 है, 31 और ये हो गया 32। तो अगर हम 32 को क्या मान रहे हैं, एवरेज मान रहे हैं, तो 31 क्या है, उससे 1 कम है, और 32 क्या है, उससे आधा ज़्यादा है। 31.5 क्या है, वो आधा कम है, और 31 कितना कम है, 1 कम है। तो आधा यहाँ माइनस का हुआ और आधा यहाँ प्लस का हो गया। भाई एवरेज क्या होता है, सबको बराबर कर दिया जाता है, समान रूप से बांट दिया तो भाई एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पर 5 प्लस का था 0.5 और 0.5 माइनस का था, तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब एक यहाँ माइनस का बचा और एक यहाँ माइनस बचा, यानी कि माइनस का 2 बचा। तो अब एवरेज क्या है, एवरेज 2 से घट गया है। तो एवरेज 2 से घट गया तो 2 से बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 34। तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते थे। ये मेथड भी आपने अगर पढ़ा होगा तो इससे भी कर सकते हैं, वरना पहले वाले मेथड से बहुत ही आसानी से कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्स और वाई के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है। यदि एक्स का मान 36 है तो वाई का मान क्या होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका जो था ये गलत था, इसलिए सीटेट ने इसका 1 नंबर सभी को प्रोवाइड कर दिया था। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले तो 42 और 120 का हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा एचसीएफ। तो अब देखते हैं, तो ये हो गया 42 और ये हो गया 120। एचसीएफ की बात करें तो इसका आएगा सिर्फ 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे वही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 42 और 120 का एचसीएफ 6 आता है। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न की बात करें तो जो एक्स और वाई का जो एलसीएम था, एक्स और वाई का जो एलसीएम था वो 42 और 120 के एचसीएफ के 4 गुने के बराबर था। तो 42 और 120 का एचसीएफ 6 था, और जब एचसीएफ 42 और 120 के एचसीएफ को हमने क्या करा, 4 गुना कर दिया, यानी 4 से गुणा कर दिया। तो क्या मिला, एक्स और वाई का क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। तो वो मिल गया हमें कितना, 24 मिल गया। अब एचसीएफ निकालते हैं एक्स और वाई का, और एक्स वाई का जो एचसीएफ था, ध्यान से सुनिएगा, एक्स वाई का जो एचसीएफ था वो 42 और 120 के
HCF का कितना था, 2 गुना था, जो कि प्रश्न में दिया गया कितना था, 2 गुना था, तो हमने यहाँ पर 2 गुना कर दिया, तो ये आ गया 12। अब देखिए, अब पहली बात तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया, यहाँ पर x का मान 36 हो गया है। तो अब बताइए x और y कैल्शियम आपको कितना मिला, 24 मिला। x और y कैल्शियम HCF कितना मिला, 12 मिला। तो अगर LCM किसी भी संख्या का 24 है तो इसका मतलब या तो वे दोनों संख्याएं क्या रही होंगी, x और y जो भी दोनों संख्याएं रहेंगी, जिससे कि यहाँ पर x का मान कितना था, 36 हो गया, और दूसरा मान हमें पता नहीं y का, तो y ही रहेगा। अब एक संख्या 36 हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। अब दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, आप बताइए। दोनों का एलसीएम या तो 36 होगा, या तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, या तो 36 से कोई बड़ी वाली संख्या रही होगी, लेकिन 36 से कम या उससे, हाँ उससे कम नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर एलसीएम 24 आ गया है और यहाँ पर केवल x का मान ही 36 हो गया, तो क्या ये सही हो सकता है, नहीं। समझ रहे हैं ना, जब 36 ही x हो गया है तो फिर एलसीएम क्या होगा, x और y का मिला करके 36 हो गया, उससे ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो एलसीएम है वो क्या आ गया है, 24 आ गया है। इसीलिए प्रश्न जो था वो गलत हो गया था, इसलिए सबको इसका एक नंबर सीटेट ने प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, आंसर तो इस विकल्प में से आपका मैच कर जाएगा। तो हमारे पास अब एलसीएम इससे मिल ही गया है, अब हमारे पास संख्या भी हो गई। तो फार्मूला आप जानते होगी कि पहली संख्या n1 गुणे दूसरी संख्या n2 बराबर क्या होता है, HCF गुणे एलसीएम। यही फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। अब पहली संख्या हमने, उन्होंने 36 दी तो 36 कर दिया, दूसरी n2 जो कि कितनी थी, y थी, तो हमने y पुट कर ली। HCF निकल करके 100y का 12 आया है, LCM 24 निकल करके आया है। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो y का मान क्या आएगा, ये 12 से 36 कटेगा 3 बार में जाएगा, और 3 से 24 कटेगा तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। यानी हमने जो सॉल्व करा तो हमें क्या मिला, y का मान 8 मिल गया, जो कि विकल्प 3 में दिख रहा है। तो 3 नंबर सही होगा, लेकिन 3 नंबर सही नहीं होगा, क्योंकि संख्या से ज़्यादा एलसीएम हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। इसलिए सवाल क्या था, गलत था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, केवल इसमें से सभी विकल्पों को हल करना है और देखना कि किसका मान सबसे कम आ रहा है। जो मान सबसे कम आ रहा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दे दिया। तो भाई मैंने देखो यहाँ पर एक केक बना रखा है, केक आधा उसने क्या करा, ये तो हो गया पूरा, आधा उसने क्या करा है, आधा उसने अपनी सहेली को दे दिया, यानी इधर वाला भाग उसने क्या करा, 1/2 भाग ये हो गया, ये तो उसने अपनी 3 सहेलियों को दे दिया। अब बचा कितना, आधा। आधा में से 1/4 उसने किसको दे दिया, 1/4 उसने अपनी बहन को दे दिया। तो बचा कितना, आधे में से 1/4 दे दिया, तो 1/4 ही उसके पास क्या होगा, बचा होगा। तो 1/4 बचा, और फिर 1/4 को थोड़ी देर बाद उसकी 2 सहेलियां आ गई और उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए और तीनों ने मिलकर खाया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, तो आधा तो उसने अपनी 3 सहेलियों को दे दिया, वो गया काम से। उसके बाद आधा बचा था, आधे में से 1/4 उसने अपनी बहन को दे दिया, तो बचा कितना, बचा 1/4। अब 1/4 के उसने कितने टुकड़े किए, 3 टुकड़े किए। तो 3 टुकड़े कैसे करोगे, 3 से भाग करोगे तभी होंगे। तो मैंने 3 से भाग कर दिया 1/4 को, तो जब 3 से भाग कर दिया तो ये हो जाएगा 1/3, यानी वैल्यू हमारे पास मिली 1/12। यानी कि जो उसने खाया वो कितना हिस्सा था, 1/12 था। इस प्रकार से कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको घटा भी सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, घटाने की बात करूँ तो वही पूरा केक 1 रहा होगा। अब 1 में से आधा तो उसने अपनी 3 सहेलियों को दे दिया, और 1/4 हिस्सा किसको दे दिया, उसने अपनी बहन को दे दिया। तो आधा भी गया 3 सहेलियों में और 1/4 गया अपनी बहन को देने में। तो शेष बचा हिस्सा यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो शेष निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, तो पहले जोड़ना पड़ेगा 1/2 1/4 को। तो 1/2 1/4 को जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। ये हो गया कौन सा, बचा हुआ हिस्सा जब उसने दे दिया। अब 1/4 बचा था और इसके क्या करें,
अपनी दो सहेलियाँ आ गई तो तीनों ने मिलकर के 3 हिस्से किए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 1/4 को 3 से भाग करना पड़ेगा। तो भाग कर दिया, भाग को जब गुणे में बदलेंगे तो 3 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। या तो इस प्रकार से कर सकते हैं या डायग्राम से कर सकते हैं, दोनों प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, 2.5 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, यानी 2 से 1/2 समकोण कितने के बराबर होगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमने पिछले कई सेट्स में किया हुआ है। तो ये भी प्रश्न आपको केवल 90 से इसमें गुणा करना है और जो भी आएगा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है, तो इसको करने में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अगर हमने आपने हमारे पिछले सेशन जो भी हैं उनको देखा होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममित रेखाएं होती हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले विकल्प में आप देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। कौन? एक हुआ विषम बाहु त्रिभुज और एक हुआ समांतर चतुर्भुज। इनकी एक भी सममित रेखाएं नहीं होती, मतलब 0 होती हैं। न विषम बाहु त्रिभुज की भी एक भी सममित रेखा होती है और ना ही समांतर चतुर्भुज की होती है। तो ये जिनमें देखेगा वो विकल्प तो वैसे भी कट आउट हो जाएंगे। तो पहला समांतर चतुर्भुज पहले वाले में तो इसकी तो एक भी नहीं होती है, जबकि इसने कहा कि 2 सममित रेखाएं होती हूँ, तो ये गया। उसके बाद दूसरे में भी समांतर चतुर्भुज, तो दूसरा भी गया। अब बचा तीसरा और चौथा। तो अब आपको थोड़ा डिटेल में हम समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं समबाहु त्रिभुज ले लूँ तो देखेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो चाहे ऊपर से वर्टिकल काटें, चाहे इस साइड से काटें और चाहे इस साइड से काट दें। जो समबाहु त्रिभुज होता है तीनों तरफ से काटने पर इसके दोनों बराबर भाग दिखाई देते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं, 3 होती हैं। उसके बाद बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की, तो उसको मैंने बता ही दिया, उसमें एक भी नहीं होती है। ये रहा समांतर चतुर्भुज। और अगर समांतर चतुर्भुज में काटेंगे तो इधर से करें चाहे इधर से करें, एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं समचतुर्भुज की। अगर मैंने ये मान लिया, बना दिया मैंने समचतुर्भुज बना देंगे तो इसके जो विकर्ण के क्रॉस जो करेंगे, विकर्ण के आधार पर इसको काटेंगे तो उसके 2 भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो समचतुर्भुज होता है उसके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती हैं। और आयत जो होता है, अब आयत की बात कर लेते हैं। जो आयत होता है उसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, एक वर्टिकल काटेंगे तब और एक हॉरिजॉन्टल काटेंगे तब। तो इस प्रकार से आयत की 2 हो गई और समचतुर्भुज की कितनी हो गई, इसकी भी 2 हो गई। समांतर त्रिभुज की 0 होती हैं, समबाहु त्रिभुज की 3 होती हैं। अब बचा कौन, वर्ग बचा। तो अब वर्ग को भी आप बता दे रहे हम कि जो वर्ग होता है, अगर मान लिया मैंने ये वर्ग बनाया, ये मैंने बनाया वर्ग, तो वर्ग को आप चाहे ऊपर से काटिए, चाहे इधर से काटिए, चाहे इस साइड से काटिए, चाहे इस साइड से काटिए, किसी भी तरफ से काटेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, चारों प्रकार से काटने पर इसके लाइन ऑफ सिमेट्री यानी दोनों, ये चारों तरफ से काटने पर हर तरीके से दोनों भाग समान दिखाई देंगे। तो वर्ग में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, समबाहु त्रिभुज में 3 होती हैं, समांतर त्रिभुज में 0 होती हैं, समचतुर्भुज में 2 होती हैं और आयत में 2 होती हैं। तो किस में 2 पूछा था, जिसमें 2 हो वो बताइए। तो तीसरा विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आयत में और समचतुर्भुज दोनों में क्या होंगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो उम्मीद करता हूँ अब इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप जरूर कर लेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि 2 दिए गए बिंदुओं से होकर जाती अनेक रेखाएं हो सकती हैं। तो मैं पहले 2 बिंदु बना लेता हूँ, एक ये बिंदु हो गया और एक ये हो गया। अब इनसे अगर होकर के हम गुजारेंगे तो देखेंगे कितनी रेखाएं हो रही, केवल एक ही रेखा तो बन रही है। अगर दूसरी कहीं खींचेंगे तो एक ही बिंदु से जाएगी, अगर इसके ऊपर ही खींच देंगे तो वो मान ही नहीं जाएगी। यानी 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जबकि इसने बोल दिया कि अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। अब अगर एक बिंदु मैं ले लूँ, ये रहा मेरा एक बिंदु, तो इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। यानी कि जब एक बिंदु होगा
तो उससे अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसने एक ही बोल दिया, जबकि अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो आप देखेंगे संरेखीय मतलब जो कोलिनियर हो, यानी एक ही रेखा में स्थित हो। तो एक ही रेखा में स्थित होंगे तो तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। रेखा तो खींच सकते हैं, लेकिन अगर वो संरेख बिंदु हैं तो उनसे हम त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। त्रिभुज का निर्माण करने के लिए एक बिंदु असंरेख होना चाहिए, तब जा कर के होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट सही लिखा है कि अगर तीनों कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। ये स्टेटमेंट सही है। अब चौथे की बात करते हैं, तो उसमें लिखा है कि दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती को हम कह सकते हैं बृहद कोण भी कहते हैं, रेफ्लेक्स एंगल जिसको बोलते हैं। तो जो रेफ्लेक्स एंगल होता है उसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो वो बड़ा होता है किससे? 180 से, लेकिन छोटा होता है 360 से। तो अगर मैं अधिक कोण मान लूँ जो 90 से ज़्यादा हो, जो 90 से ज़्यादा वो अधिक कोण होता है, और जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 अंश से अधिक होता है, लेकिन 360 से कम होता है। तो अधिक कोण की बात कर रहा है कि अगर दो अधिक कोण जोड़ा जाए, तो अगर मैं 90 से एक भी ज़्यादा ले लूँ, 91 ले लूँ तो वो भी अधिक कोण, और दूसरा भी मैं ले लूँ 91 तो वो भी अधिक कोण। अब इन दोनों अधिक कोणों को मैं जोड़ रहा हूँ तो वो जोड़ने पर 182 अंश का हो रहा है। 182 अंश मतलब कि वो 180 अंश से ज़्यादा हो गया, यानी कि चौथा कथन भी सही हो रहा है। इस प्रकार से तीसरा विकल्प में केवल 3 और 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक जो रेलगाड़ी है वो 8:50 AM पर चलना प्रारंभ किया। अब एक रेलगाड़ी ने 8:50 AM पर चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 की स्पीड से और 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट के लिए रुकी। वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची? तो टोटल समय यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यानी ये कैलकुलेशन वाला सवाल हो गया। आपसे टोटल कैलकुलेशन करने की बात ये कह रहा है। तो आइए करते हैं। तो अगर मैं पहले मान लूँ टाइम t1 मान लूँ। अब टाइम t1 मानता हूँ तो पहले में उसने चला है 420 किलोमीटर की दूरी, और उसकी स्पीड जो रही होगी वो 70 की थी। तो यहाँ कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना आएगा? ये 7×42, यानी ये हल करने पर आ रहा है 6 घंटे। यानी कि अगर 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है तो 6 घंटे लगते हैं। अब टाइम t2 की बात करते हैं। तो 120 किलोमीटर की जो दूरी है उसने 80 की स्पीड से तय करी। तो 80 की स्पीड से तय करी तो यहाँ पर मिलेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 पंच 40, यानी कि 1.5 घंटे उसको लगे। और समय एक t3 भी है, कौन सा? जो उसने 3 स्टेशनों पर रुकने में बिताया। तो वो 5, 8 और 12 है। तो 5, 8, 13 और 12 25 मिनट ये हो गए। तो ये हो गया टोटल तीनों प्रकार के टाइम। अब वो पहुंची 8:50 पर उसने यात्रा प्रारंभ करी थी रेलगाड़ी ने। पहले तो उसने 6 घंटे चला, तो 6 घंटा चलेगा तो 8 में 8 से 14:50 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 1.5 घंटे और चली, तो 14 में 1.5 और जोड़ेंगे तो ये 15:50 और 16:20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 घंटे और जोड़ेंगे तो 16:20 हो जाएगा। उसके बाद 25 मिनट उसने क्या करा है? 3 स्टेशनों पर रुकी थी, तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। यानी 16:20 था, 25 मिनट और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 घंटे। तो यहाँ पर 16:45 का मतलब क्या हुआ? 16 मतलब 4 बजकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 मिनट। तो यानी वो कितने बजे पहुँची? PM पर पहुँची। कितने पर? 4:45 PM पर, जो कि दूसरे विकल्प में है। तो दूसरा विकल्प ही हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमें बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 2 लीटर कम है 205 ml से, गलत बात है। 2 लीटर में 2000 ml होता है, तो 205 लीटर से कम कहाँ, वो तो ज़्यादा होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। 169 मीटर है। अब मीटर है तो 1.69 मीटर है, और दूसरी तरफ 1690 सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तभी हम इसकी
तुलना कर पाएंगे। तो 1.69 मीटर को मैंने 100 से जब गुणा किया तो वो बना सेंटीमीटर। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 दशमलव दाहिनी ओर खिसक करके 169 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन वो दूसरी तरफ कितना है, दूसरी तरफ 1690 सेंटीमीटर है, यानी ये भी क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जो दूसरा वाला विकल्प होगा वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 ml से। अब आप ध्यान से देखिएगा, 6.25 लीटर है। अब आप जानते हैं जो लीटर में या किलोग्राम में होता है उसको दशमलव के 3 अंक तक लिखना पड़ता है। तो 6.25 लीटर का मतलब क्या हुआ कि 6.250 3 अंक तक करने के लिए 0 लगा लिया, 0 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 6.25 मतलब 250 ml हो जाएगा, यानी 6 लीटर 250 मिलीलीटर हो जाएगा। और जबकि दूसरा जो दिया गया वो 6 लीटर तो है ही है, लेकिन क्या है 25 ml है, ना कि 250 ml। तो 25 ml लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। अब 3 अंक तक लिखना पड़ता है तो आगे क्या करना पड़ेगा, एक शून्य यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 लीटर 25 ml हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 लीटर 250 ml। तो ये बात सही है, 6.25 लीटर ज़्यादा होगा 6 लीटर 25 ml से। तो यही वाला विकल्प जो सही आंसर हो जाएगा। चौथा तो ऐसे भी देखने में ही गलत लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले से आप रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन में जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी सीटेट की प्रिपरेशन में अपना अहम योगदान मैं दे सकूं। तो मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी 19 दशमलव कितनी है, 19.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर 0.5 मतलब आप क्या कहेंगे, आधा सेंटीमीटर ही कहेंगे। तो 0.5 सेंटीमीटर जो है वो ज़मीन पर यानी भूमि पर 3 किलोमीटर के बराबर है। अब अगर आधा सेंटीमीटर 3 किलोमीटर के बराबर है तो हम क्या करें, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का निकाल लें। तो जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 6 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद कह रहा है कि जो मैप पर 19.2 सेंटीमीटर है 2 शहरों के बीच की दूरी, यदि इसको वास्तविकता में देखें तो ज़मीन पर कितने मीटर की उनके बीच की दूरी होगी। तो ये तो हो गया 19.2 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर 6 किलोमीटर के बराबर है, तो 19.2 सेंटीमीटर निकालेंगे तो उसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो किलोमीटर में हमें वास्तविक दूरी पता हो जाएगी। अच्छा, अगर 6 से गुणा कर रहे हैं तो किलोमीटर में आ रहा है, क्या आ रहा है, किलोमीटर में आ रहा है। लेकिन आंसर उसने किस में कहा है, आंसर को उसने कहा है सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा कर देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। तो अब गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 9 54 1 55 5 6 एकम 6 6 5 11, और पीछे कितने लगे 3 जीरो थे तो 1 दशमलव था, तो 2 जीरो बचे, 1 जीरो खा गया, तो ये आ गया 115200, यानी कि चौथे ऑप्शन में ये विकल्प दिखाई दे रहा है। तो वही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 1,15,200 मीटर की दूरी दोनों शहरों के बीच की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा। अब आप देखेंगे कि 1Z1 है, 1Z1 है, यानी आप यहाँ पर देखेंगे 1 का जब स्क्वायर किया गया है तो ही क्या मिला है, 1 मिला है। दूसरे में 2Y4 है, तो इधर देखेंगे कि जब 2 का स्क्वायर किया गया है तब कितना मिला है, 4 मिला है। इसी प्रकार जब 3 है, 3 का स्क्वायर किया गया तो 9 मिला है। फिर 4 है, 4 का स्क्वायर किया गया तो 16 मिला है। तो अब अगला कौन होगा, अगला होगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 25। लेकिन अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी देखना पड़ेगा कौन सा आएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे जेड है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर डब्लू है, यानी अल्फ़ाबेट घटते क्रम में है। तो डब्लू के बाद कौन आएगा, वी आ जाएगा, यानी कि 5V 25 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प 2 में है तो वही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। आदित्य अपने एक दिन के समय को निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। सोने में 7 घंटे लेता है, ध्यान से देखिएगा, सोने में उसको लगता है 7 घंटा, स्कूल जाने में 6 घंटा, खेलने में 2 घंटे, टीवी देखने में 2 घंटे और अन्य कामों में 7 घंटे लगाता है। अब इन घंटों को यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर दिखाया जाए तो
सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में अंतर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 5 थे। सोने, स्कूल जाने, खेलने, टीवी देखने, अन्य मिलाकर के सभी 5 प्रकार के काम उसने करे। तो यहाँ पर देखेंगे कि उसने कहा है सोने। तो अब आप देखिए कि अगर 24 घंटा, भाई 24 घंटे होगा तब एक जाकर के पूरा सर्कल पूरा होगा, और एक सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 घंटे में निकाल लें कि 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनता है। तो 1 घंटे में केंद्रीय कोण कितना बनेगा, उसको निकालने के लिए 24 से कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो ये काट लीजिए, 24 से काटेंगे 12 से, तो 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, 30 आ गया। फिर 2 से 30 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी 1 घंटे में केंद्रीय कोण जो होगा वो बनेगा 15 अंश का। क्लियर है। अब कह रहा है कि खेलने और सोने, तो सोने में 7 घंटे लगे, सोने में लगे 7 घंटे, तो 7 घंटे का केंद्रीय कोण कितना होगा, 1 घंटे का 15, तो 7 घंटे का 15 से गुणा करके निकाल लेंगे। तो यह आ जाएगा 15 सते 105 अंश। यानी सोने में केंद्रीय कोण जो होगा वो 105 अंश का होगा। उसके बाद खेलने की बात करें तो खेलने में उसने 2 घंटे लिया, तो 2 घंटे लिया तो 1 घंटे का 15, तो 2 घंटे का 15 से गुणा करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 अंश। यानी खेलने का केंद्रीय कोण 30 अंश का हो गया। अब दोनों के बीच अंतर की बात करेंगे तो उसको हम डी से अगर प्रदर्शित करें डिफरेंस से, तो डिफरेंस कैसे निकलता है, घटाने से। तो 105 में से 30 को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। तो यही जो होगा हमारा विकल्प 2 में है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे हर सेट में आपसे इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया है। पाई चार्ट से संबंधित हर प्रकार का एक प्रश्न इसमें है, हर सेट में लगभग, जो कि ऑनलाइन पूछा गया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 शहरों के किसी दिन के 2 AM से 2 PM पर तापमान नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे पहले, फिर किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है ये बताना है। तो न्यूनतम वृद्धि यानी किसके तापमान में सबसे कम जो वृद्धि हुई वो बताना है, यानी कि इसके बीच अंतर सबसे कम है, हमें ये बताना है। तो यानी क्या करना पड़ेगा, सुबह के तापमान को शाम के तापमान से घटाना होगा। तो यहाँ पर घटाते हैं। अब अगर हम चेन्नई वाला घटाएं तो देखें कितना आएगा, 21.4 है और 36.3 है। तो 36.3 में से घटाएंगे तो 21 में से 35 जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 9। यानी अगर चेन्नई की बात करें तो 14.9 डिग्री आ गया, ये टेम्परेचर आ गया। उसके बाद बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आ जाएगा 28.5 था, उसमें 18.9 घटाना है। तो यहाँ पर 27 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि 9.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद कोलकाता की बात करें तो कोलकाता 27 हो गया, 27 में से 12 जाएगा तो 8 7 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 और 16.1 हो जाएगा। और उसके बाद मुंबई की बात करें तो 38 है, इसको घटाएंगे तो अब देखेंगे 37 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 37 में से 15 जाएगा तो 22 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 22.8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और उसके बाद अंत में जो है वो श्रीनगर का है, तो उसके बीच जो डिफरेंस जो करेंगे तो 12 यानी 11 में से 2 जाएगा तो 9 और 10 में से 3 गया तो ये 7, यानी 9.7 आया। यानी सबसे कम डिफरेंस जो है वो दिल्ली वाले में दिख रहा है आपको, 9.6 जो है वो दिल्ली वाले में सबसे कम दिख रहा है। तो दिल्ली ही जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में भी आपको क्या है, टोटल कैलकुलेशन करनी थी। कह रहा था कि सबसे कम वृद्धि किस शहर में हुई है, उसके तापमान में हुई है। तो यहाँ पर घटाने के बाद जो सबसे कम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो ये सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में।